तो जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं आपका बायोलॉजी एजुकेटर साहिल कुमार। स्वागत है मेरे चैनल इनो डॉट बाय एजुकेशन में। तो जैसे कि हम पिछले वीडियो में पुष्प का कार्य एवं परागकोश के अनुप्रस्थ काट की संरचना के बारे में बिल्कुल इजी तरीका से आसान भाषा में पढ़ लिए थे। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ये परागकोश में जो चार लघु बीजाणुधानी पाई जाती है, उन लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में जी? उन लघु बीजाणुधानी की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए हम लघु बीजाणुधानी की संरचना को बिल्कुल इजी तरीका से समझने की प्रयास करते हैं। आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए बाबू, हम लघु बीजाणुधानी की संरचना को समझ रहे हैं। तो सबसे पहले ये परागकोश के अंदर जो चार गो लघु बीजाणुधानी पाई जा रही थी, चार गो कोष्टक पाया जा रहा था, उन चार गो कोष्टकों को, चार गो लघु बीजाणुधानी के चित्र को बना लेना है। इस प्रकार से हम कल बनाए थे। तो चार गो इस प्रकार के लघु बीजाणुधानी की संरचना को बना लेना है। अब बनाने के बाद उसमें से केवल एक लघु बीजाणुधानी को काटेंगे और काट कर जूम करके हम इस प्रकार से माइक्रोस्कोप से सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। यानी कि हम चार गो लघु बीजाणुधानी में से एक लघु बीजाणुधानी को हम क्या सूक्ष्मदर्शी से देखेंगे। तो एक लघु बीजाणुधानी को हम सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं तो कुछ इस प्रकार की संरचना नजर आता है। कुछ इस प्रकार की संरचना नजर आता है। यानी कहे के मतलब जब हम एक लघु बीजाणुधानी को काट करके देखते हैं माइक्रोस्कोप से, तो कुछ इस प्रकार की संरचना दिखाई देता है, नजर आता है। चलिए हम दिखाते हैं। अगर लघु बीजाणुधानी को आप माइक्रोस्कोप से जूम करके देखिएगा, सूक्ष्मदर्शी से जूम करके देखिएगा, तो उसमें चार गो आवरण, चार गो भित्ति नजर आएगा। देखो चार गो भित्ति नजर आ रहा है। इस सबसे ऊपर वाले जो भित्ति पाई जा रही है, उस भित्ति को हम लोग बाह्य त्वचा कहते हैं, एपिडर्मिस कहते हैं। चलिए, बाह्य त्वचा के जो नीचे वाले स्तर होता है, दूसरी स्तर होता है, उस दूसरी स्तर को हम लोग अंतस्थिसियम कहते हैं, इंडोस्थिसियम कहते हैं। चलिए, अब अंतस्थिसियम के नीचे जो तीसरा लेयर पाया जाता है, उस तीसरा लेयर को हम लोग, तीसरी भित्ति को हम लोग मध्य त्वचा कहते हैं, मिडिल लेयर कहते हैं। चलिए, अब मध्य त्वचा के नीचे जो आवरण पाई जाती है, भित्ति पाई जाती है, इस सबसे नीचे जो भित्ति पाई जाती है उसे हम टेपिटम कहते हैं। इंग्लिश में भी इसको टेपिटम ही कहते हैं। चलिए, सभी भित्ति के कार्य को समझ लेते हैं, फंक्शन को समझ लेते हैं। चलिए, बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस का कार्य क्या है? तो देखो, बाह्य त्वचा का कार्य है ये लघु बीजाणुधानी को, पूरे लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करना। क्या करना? सुरक्षा प्रदान करना, उसको ढांक के रखना, उसको सुरक्षा प्रदान करना। तो आप याद रखिएगा, ये बाह्य त्वचा यानी एपिडर्मिस का कार्य क्या है जी? तो लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करना। ओके, चलिए, अब बाह्य त्वचा के जो नीचे दूसरा आवरण पाया जाता है, पहला आवरण हो गया। अब बाह्य त्वचा के नीचे जो दूसरा आवरण पाया जाता है, दूसरी भित्ति पाई जाती है, उस दूसरी भित्ति को कहते हैं अंतस्थिसियम। ये अंतस्थिसियम को इंग्लिश में इंडोस्थिसियम कहते हैं। अब इंडोस्थिसियम को कार्य क्या है जी? तो ये परागकोश के स्फुटन में सहायता करता है। ये परागकोश को क्या करता है जी? स्फुटन में सहायता करता है। अब कहेंगे परागकोश के स्फुटन का मतलब क्या होता है? तब ध्यान से सुनना। जब कोई परागकोश जब पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, तो परिपक्व होने के बाद परागकोश अपने आप फट जाते हैं, स्फुटन हो जाते हैं। तो जब अपने आप फट रहा है, फड़ने का कार्य यानी स्फुटन करने का कार्य कौन कर रहा है? यही अंतस्थिसियम करता है, यानी कि इंडोस्थिसियम कहते हैं। यानी परागकोश को परिपक्व होने के बाद ये परागकोश को फाड़ने का कार्य करता है, परागकोश को फाड़ने का कार्य करता है, स्फुटन करने का कार्य करता है। कौन? ये अंतस्थिसियम यानी कि इंडोस्थिसियम। तो अगर आपसे पूछ दे कि बाह्य त्वचा, ये बाह्य त्वचा का कार्य क्या है? तो लघु बीजाणुधानी को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए, ये अंतस्थिसियम का कार्य क्या है? तो ये परागकोश को स्फुटन में सहायता करता है। जब परागकोश पक जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, तो परिपक्व होने के बाद परागकोश फट जाते हैं, तो फाड़ने में, परागकोश को फाड़ने में सहायता करता है कौन? अंतस्थिसियम, इंडोस्थिसियम। चलिए, तीसरा लेयर है, यानी कि अंतस्थिसियम के नीचे जो तीसरा लेयर पाया जाता है, उसको हम कहते हैं मध्य त्वचा, मिडिल लेयर। मध्य त्वचा यानी कि मिडिल लेयर। यह करता क्या है? तो इसमें पोषक पदार्थ यानी कि
पोषक पदार्थ संचित रहते हैं, पोषक पदार्थ भरे हुए रहते हैं। इसीलिए ये मिडिल लेयर क्या करता है, मध्य त्वचा क्या करता है, परागकोश को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। चलिए आपसे अगर पूछ ले कि मध्य त्वचा करता क्या है, तो ये परागकोश को पोषण प्रदान करता है, परागकोश को पोषण देने का कार्य करता है, इसको याद रखिएगा। चलिए सबसे निचला लेयर जिसको हम चौथा लेयर कहते हैं, जिसको हम टेपिटम के नाम से जानते हैं, तो लघु बीजाणुधानी के सबसे नीचे वाले आवरण को, सबसे चौथी आवरण को क्या कहते हैं जी, टेपिटम कहते हैं। चलिए टेपिटम करता क्या है, इस सबसे नीचे वाले जो लेयर दिखाई दे रहा है, ये वाला इस सबसे नीचे वाले जो लेयर दिखाई दे रहा है, इसे हम टेपिटम कहते हैं। अच्छा, ये टेपिटम का कार्य क्या है, तो ये टेपिटम को क्या कार्य है, ये परागकोश को वृद्धि विकास में सहायता करता है। ये टेपिटम के कार्य क्या है, तो ये पूरे जो परागकोश होता है, परागकोश को वृद्धि विकास में क्या करता है, सहायता करता है, हेल्प करता है। और क्या करता है, इसके अंदर इसमें लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। यानी कि टेपिटम जो भित्ति है, टेपिटम जो लेयर है, ये परागकोश को वृद्धि विकास में तो सहायता करता है, और ये टेपिटम के अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। एक प्रकार की कोशिका होती है, एक सेल होती है, जिसे हम लोग लघु बीजाणु मातृ कोशिका कहते हैं। तो टेपिटम के अंदर किसका निर्माण होता है जी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। अब कहेंगे ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका करता क्या है भाई, तब देखो ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका, देखो ये जो है टेपिटम है, और टेपिटम के अंदर जो ये गोल गोल छोटे छोटे एक संरचना दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं लघु बीजाणुधानी। यानी कि इसी टेपिटम के अंदर लघु बीजाणु मातृ कोशिका का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है जी, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। तो ये कौन से कोशिका हो गया, लघु बीजाणु मातृ कोशिका। अब ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका करता क्या है, तो लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके, ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका क्या करके, अर्धसूत्री विभाजन करके ये छोटे छोटे बीजाणु का निर्माण करता है। ये जो है, ये लघु बीजाणु मातृ कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके छोटे छोटे किसका निर्माण करता है, लघु बीजाणु का निर्माण करता है। अब यही लघु बीजाणु यानी कि माइक्रोस्पोर जब धीरे धीरे बड़ा हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, कठोर हो जाते हैं, तब इसी लघु बीजाणु को, परिपक्व अवस्था को हम लोग नाम देते हैं परागकण। जब कच्चा रहता है, जब परागकण कच्चा रहता है, तो उसको हम लघु बीजाणु कहते हैं, माइक्रोस्पोर कहते हैं। और जब यही लघु बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं, तो लघु बीजाणु के परिपक्व अवस्था को हम लोग परागकण के नाम से जानते हैं। तो आपसे अगर पूछ ले कि लघु बीजाणु का निर्माण किससे हो रहा है, तो लघु बीजाणु का निर्माण लघु बीजाणु मातृ कोशिका से होती है। अब परागकण का निर्माण किससे हो रहा है, तो इसी से हो रहा है, क्योंकि इसी लघु बीजाणु के परिपक्व अवस्था को ना परागकण कहते हैं जी। तो लघु बीजाणु या परागकण दोनों का मतलब एक ही है। जब कच्चा रहता है तो उसको लघु बीजाणु के नाम से जानते हैं, और जब यही लघु बीजाणु परिपक्व हो जाते हैं तो उसकी परिपक्व अवस्था को परागकण कहते हैं। चलिए आप लोग लघु बीजाणुधानी की संरचना को बिल्कुल इजी तरीका से आसान भाषा में समझ लिए होंगे। जब संरचना इस प्रकार से बना लेना, अब बना लेने के बाद 2-3 गो पॉइंट यानी 4 गो पॉइंट कुछ लिख देना। कैसे लिखना, सब लिखना बाबू कि यह पुष्प का नर भाग होते हैं, यानी कि लघु बीजाणुधानी जो होता है ये पुष्प का नर भाग का एक भाग ना है जी। तब पुष्प के नर भाग का भाग है, इसीलिए लघु बीजाणुधानी भी क्या है, पुष्प के नर भाग होते हैं। जो लिख दिया देखो, यह पुष्प के नर भाग होते हैं जो मुख्यतः 4 आवरण से, 4 भित्ति से घिरी होती है। सही बात, यानी कि लघु बीजाणुधानी जो होता है ये पुष्प के नर भाग होते हैं और 4 गो भित्ति से, यानी कि 4 गो आवरण से घिरा होता है। 1 2 3 4, यानी 4 भित्ति से घिरा हुआ होता है। और सबको हम यहाँ पे लिख दिए हैं। पहला भित्ति बाह्य त्वचा, जिसको हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं। इसका डिफिनेशन भी लिख दिए हैं कि लघु बीजाणुधानी के सबसे ऊपर पाए जाने वाली भित्ति को, या सबसे पहला भित्ति को ही हम बाह्य त्वचा कहते हैं, जो परागकोश को क्या करता था, सुरक्षा प्रदान करता था। देखो यहाँ भी लिख दिए हैं, जो परागकोश को सुरक्षा प्रदान करता है। चलिए दूसरा अंतस्थिसियम, जिसको हम लोग इंडोस्थिसियम कहते हैं। चलिए लघु बीजाणुधानी के दूसरी भित्ति को, ये जो दूसरी भित्ति नजर आ रहा है, ये दूसरी भित्ति को ही हम लोग कौन से कहते हैं, अंतस्थिसियम कहते हैं, इंडोस्थिसियम कहते हैं। ये करता क्या है जी, तो ये परागकोश को स्फुटन में, परागकोश को किसमें, स्फुटन में, सही बात, परागकोश को क्या जी, स्फुटन में सहायता करता है, स्फुटन में हेल्प करता है। चलिए सबसे तीसरा जो आवरण होता है, तीसरा आवरण को कहते हैं मध्य त्वचा। इस वाले लेयर को क्या कहते हैं, मध्य त्वचा, यानी कि मिडिल लेयर। ये करता क्या है, तो हम कह सकते हैं लघु बीजाणुधानी के तीसरी आवरण को हम लोग मध्य त्वचा कहते हैं, जो परागकोश को क्या करता है, पोषण प्रदान करने का कार्य करता है। तो यहाँ पे भी लिख दिया, परागकोश को पोषण प्रदान करने का कार्य करता है।
चलिए सबसे लास्ट आवरण को कहते हैं टेपिटम। ये टेपिटम का कार्य क्या है या टेपिटम किसे कहते हैं? तो कह सकते हैं कि लघु बीजाणु ध्वनि के सबसे भीतरी यानी कि सबसे अंदर या चौथी भित्ति को हम क्या कहते हैं? टेपिटम कहते हैं, जो सबसे नीचे स्थित होती है और जो परागकोश को वृद्धि विकास में सहायता करता है एवं लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण करता है। यानी कि लघु बीजाणु ध्वनि के सबसे नीचे पाए जाने वाली भित्ति को या चौथी आवरण को टेपिटम कहते हैं, जो परागकोश को वृद्धि विकास में सहायता करता है एवं उसके अंदर लघु बीजाणु ध्वनि मात्र कोशिका का निर्माण होता है। लघु बीजाणु मात्र कोशिका का निर्माण होता है। तो चलिए आशा करते हैं लघु बीजाणु ध्वनि की संरचना को बिल्कुल इजी तरीका से आप लोग समझ गए होंगे।